हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, या यूं कहूं कि इस नई सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो कि हमने तैयार किया है क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने बोर्ड में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज में आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे चैप्टर्स का एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं आज की, तो आज हम आपका क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर को आप बहुत इजीली समझ सकते हो, और पिछली कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप रिवाइज भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी, जैसे एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो, क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, है ना? पढ़ा था ना आपने? प्योर सब्सटेंस में दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड। तो वो सारी चीजें भी आपको आज देखने को मिलेगी। अब आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या आपको क्या करना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठना है, ताकि आपको बिल्कुल होता है ना, एक रियल क्लास वाली फील आए। एक रियल क्लास वाली फील आएगी, आपको खुद लगेगा कि यार हाँ, मजा आया। और आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि इस वीडियो को देखते देखते ना आप लिखते भी चलो। इससे क्या है कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस सीरीज से आपको इतना फायदा होने वाला है ना, कि बस आप 1-1.5 घंटे में ही या फिर 2 घंटे में ही एक चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हो। इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। और आपको सब समझ भी आ रहा है, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, तो आपका तो डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट हुआ ना। तो फायदा किसको हो रहा है? इनडायरेक्टली आपको ही फायदा हो रहा है। तो आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इट्स अप टू यू। ये अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैंने अपना सजेशन दे दिया, बाकी आप अपना खुद सोचो। बाकी मैं तो आपको इस पूरे सेशन में एकदम लाइव क्लास वाली फील देने वाला हूँ। सारे के सारे टॉपिक्स में कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, जो भी आपके बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम करेंगे। क्वेश्चंस भी हम करेंगे। वैसे इस चैप्टर में से ज्यादातर थियोरेटिकल पार्ट आता है, जैसा आप जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो आपके न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स है जैसे मेटलर्जी, इनमें से ज्यादा आते हैं। बट जो भी क्वेश्चन या जिस भी टाइप के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स या फिर थ्योरी इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपको इस कंप्लीट रिवीजन सीरीज में, यानी वन शॉट मान के चलो आप एक तरीके से, इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो फुल एनर्जी के साथ आओ, एक साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोबिनियस लॉ ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ये सारी की सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? पेन और पेपर लेके बैठना है, और साथ में मेरा साथ देना है। ठीक है? आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी क्लास में कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो आपको क्या करना है? साथ में कॉपी पेन लेके तो बैठना ही है साथ में, लेकिन वीडियो में इंटरेक्टिव रहना है। मेरे को लगना चाहिए कि हाँ भाई, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक चीज बताऊं, पहले मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्स भूल गए हैं, क्लास 9th में पढ़ के आए थे, कुछ याद नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं एलिमेंट से स्टार्ट करूं, तो अगर नॉर्मली मैं पूछूं एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आपको पता होगा वैसे। तो एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस में दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट कौन होते हैं? जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम देखो, अब ये O2 है, लेकिन ये एलिमेंट ही है। क्यों? क्योंकि बना तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलके ही है, एक ही टाइप के एटम से मिलके है। नाइट्रोजन है। ये सब ये आपके क्या है? एलिमेंट्स हैं। आपने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े होंगे। इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस किस में? मेटल्स,
नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, इन तीनों को भी आपने थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मेटेलॉइड पढ़ा होगा। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये तीन पार्ट के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, मेटलॉइड कौन से होते हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें पहले समझनी होगी, तब जाके आप ये समझोगे। तो आप वीडियो को एकदम वन बाय वन देखो, पूरा देखो लास्ट तक। आपको वन बाय वन एकदम होता है ना, बेसिक से, जीरो से हीरो बनाया जाएगा। एकदम हीरो नहीं बनना है, एकदम नहीं सोचना है कि यार मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं। धीरे धीरे करेंगे, सब सीख जाएंगे। मेटल कौन से होते हैं, कौन से एलिमेंट को मेटल में रखा गया, नॉन मेटल में रखा गया, मेटलॉइड में रखा गया, सारी चीजें। और पीरियोडिक टेबल बनी तो बनी कैसे बनी, उससे पहले काफी सारे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने अपने लॉज दिए, क्या दिए, वो भी सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ, ये चार लॉज हम पढ़ेंगे, डोबिनियस राइट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो लॉ दिया वो न्यूलैंड ने दी, डोबिनियर ने दिया, उसके बाद न्यूलैंड ने दिया। अब डोबिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है, आपको लॉ ऑफ ट्राइड्स से कुछ समझ आया? आप डोबिनियर्स को छोड़ो, लॉ ऑफ ट्राइड्स से, ट्राइड्स मतलब क्या होता है, यानी ग्रुप ऑफ थ्री। अब ग्रुप ऑफ थ्री, यहाँ बात किसकी चल रही है, एलिमेंट की। तो यहां पर भी क्या किया, किन्हीं तीन एलिमेंट का कोई ग्रुप बना दिया। होता है ना, किन्हीं भी चीज, किन्हीं भी तीन चीजों का कोई ग्रुप बना दो, उसको ट्राइड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही किया, किन्हीं तीन एलिमेंट का ट्राइड बना दिया। वो बनाया कैसे, तो देखो, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा एलिमेंट नहीं ढूंढे गए थे, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे। अकॉर्डिंग टू बुक्स, ओनली 30 एलिमेंट्स वर देयर जब डोबिनियन ने लॉ दिया था। मतलब अराउंड 30 एलिमेंट्स कुछ थे। तो डोबिनियन ने क्या किया ना, इन एलिमेंट्स को तीन तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तीन तीन ग्रुप में, जैसे कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में रख दिया, बाकी बाकी कोई तीन एक जैसे दिखे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, उनको भी एक साथ क्या करा, तीन के ग्रुप में डिवाइड, अटेंड कर दिया। और अरेंज करने के बाद एक और चीज की, वो क्या की, वही डोबिनियस लॉ ऑफ ट्राइड है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट थे उनको तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ट्राइड बना दिया। जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको, तो ये तीनों क्या है, मेटल्स है। ये तीनों मेटल्स है। अभी आगे आप और समझ जाओगे, जब पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, मेटल नॉन मेटल पहचानना। लेकिन अभी फिलहाल आप बस ऐसे देख लो। लिथियम का होता है नंबर 3 और इसका 7, इसका होता है 11, इसका 23, इसका होता है 19, इसका होता है 39। ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा, क्लास 9 में आप थोड़ा बहुत तो सीख के ही आए होगे, या नहीं सीख के आए, भूल गए सब। अरे यार, कोई नहीं, रिवाइज करो, मैं रिवाइज करवाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, लिथियम 3 7, सोडियम 11 23, पोटेशियम 19 39। 1 से 20 तक या 1 से 30 तक, अगर आप चाहो 30 तक के जो एलिमेंट्स है ना, वो आप याद कर लो, और उनके नंबर्स भी याद कर लो। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ वैसे तो, नहीं तो आपको याद तो रहता ही होगा। जैसे हाइड्रोजन है 1 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। फिर क्या आता है, हीलियम आता है। फिर क्या आता है, लिथियम आता है। फिर क्या आता है, बेरिलियम आता है। फिर क्या आता है, बोरोन आता है। फिर कार्बन। फिर नाइट्रोजन, एंड देन ऑक्सीजन। फिर फ्लोरीन। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर लोगे। उस टाइम तक इनर्ट गैसेस नहीं आई थी, वैसे तो हीलियम भी नहीं होनी चाहिए, पर मैंने रख दिया है आपको याद करवाने के लिए। उसके बाद पे नियोन आता है आपका। ठीक है, 10th नंबर पे। अब इसको याद करने का तरीका, अगर मैं आपको एक न्यूमोनिक बताऊं ना, अगर मैं न्यूमोनिक बताऊं तो क्या होता है न्यूमोनिक, जल्दी से देखेंगे, बिल्कुल जल्दी से। तो देखो, इसको आप मान लो हाय, इसको लिखो हेलो, यहाँ पर लिसन, यहाँ पर बी, इसको भी बी, इसको सी, एन फॉर न्यूज,
ठीक है, हेलो हाय, हेलो हाय हेलो, या फिर हेलो हाय भी कर सकते हो। वैसे तो चाहो आप इसको हेलो मान लो, इसको हाय मान लो, या हाय हेलो कैसे भी कर लो। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन, ओ से ऑन फ्राइडे, एफ फॉर फ्राइडे, नाइट, एन फॉर नाइट। ये आप इस टाइप से याद कर सकते हो। अब बना क्या देखो, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये न्यूमोनिक्स है सिर्फ याद करने के लिए। ऐसी आगे के भी आप याद कर सकते हो कैसे भी करके। वैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा ना, आप ऐसी याद करो। ये भी न्यूमोनिक्स याद करने में जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में तो यही याद हो जा रहा है। अब मैं आपको 11 से 20 के भी लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि सोडियम आता है, फिर क्या आता है हमारा, मैग्नीशियम आता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद क्या आता है, सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, एंड देन सल्फर, एंड देन क्लोरीन, देन आर्गन। तब तक नहीं थे वैसे डिस्कवर्ड, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। 19 पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम। जिस भी न्यूमोनिक से आप याद करना चाहो आप याद कर लेना, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है। देखो बहुत सारे न्यूमोनिक है, जैसे इसका भी बना रखा होगा, है ना। अब 21 से देखूं तो SC, Ci, 23V, 24 क्रोमियम, Fe का आएगा कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है। इसका हो गया निकेल, फिर आता है कॉपर, फिर आ जाएगा हमारा 30 पे जिंक। जैसे इसका अगर मैं बताऊं ना, इस वाले का जो आपके डी ब्लॉक की या ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, तो इसका होता है सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। तो इस टाइप से कुछ याद कर रखा है। यहाँ पर जैसे था ना मांगो एलिस से पेप्सी, सोडा कोला, और इसका इसका ऐसे याद कर लो, काजू कतली। इस टाइप से आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख भी देता हूँ, ना मांगो एलिस से पेप्सी, सोडा कोला, कॉमा लगाते चलो, पेप्सी सोडा कोला, और काजू कतली, और काजू कतली, कतली से सी है। मतलब इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ये आपने क्योंकि हिंदी के न्यूमोनिक्स है ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये इससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए है। मैं तो ये कहूंगा कि आप सिंपली ऐसे लर्न कर लो, ज्यादा बेटर है। लेकिन जिसको नहीं होता है वो निमोनिक भी यूज कर सकता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे इसका होता है सस, इन दोनों का मिला के सस्ती वाली कार में फेंको, ये दोनों को मिला के फेंको नहीं, और ये ऐसी कॉपर रिंग। तो इसका हो गया सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर रिंग। तो इस टाइप से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। कम से कम इनके एटॉमिक नंबर, और ये इस टाइप से आप लर्न कर सकते हो। एटॉमिक मास भी याद कर लो तो बहुत अच्छा है। वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। वैसे डबल डबल भी करके आप कर सकते हो, उससे भी अच्छी ट्रिक्स है। वो आपको मैं वीडियो में आगे चलते रहोगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मजे से ये याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, डोबिनियस लॉ ऑफ ट्राइड्स पे थे ना हम। एक सेकंड, मैंने अभी बताया नहीं ना। हाँ, तो देखो इस टाइप से मैंने एलिमेंट का आपको बता दिया ना याद करने का तरीका। अब जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, वी ऑल नो दैट क्या है ये, क्या है, मेटल्स है, ठीक है। अब उसने क्या किया, इन तीनों को अरेंज तो कर दिया, इन तीनों को अरेंज कर दिया। अब अरेंज कैसे किया, उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे लिथियम का 37, पोटेशियम का 1939, और बीच में बेचारा सोडियम। तो डोबिनियस ने क्या कहा था कि पहले तो इसको अरेंज कर दिया, इसके बाद डोबिनियन ने बोला कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट है
उनका एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होगा बीच वाले के एटॉमिक मास के। कैसे होगा वो बताता हूं। इसका कितना है पहले मैं निकाल लेता हूं, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास, फर्स्ट और थर्ड का। इसका है 7, इसका है 39, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये एक और दो, दो है ना, फर्स्ट और थर्ड दो एलिमेंट है तो दो से डिवाइड कर दो। कितना आया 46/2। सॉल्व करके आ गया 23। बताओ करेक्ट है कि नहीं। इसका 7 था प्लस 39 कर देंगे, कितना हो गया 46 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 23 है, सच सच बताओ, और इसका भी 23 है, तो इन दोनों के जो एवरेज है, इन दोनों के जो एटॉमिक मास है वो सेम है, मैच कर रहा है ना। तो इसका मतलब डोबिनियन ने बिल्कुल सही कहा कि भाई हाँ ये बात तो सही है। अब आप कहोगे कि ये तो मैच कर गया। अब दिक्कत कहाँ आई, जो ड्रॉबैक है ना लॉ ऑफ ट्राइड्स का, वो ये है कि ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वी ऑल नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों किस में आते हैं, हेलोजेंस में आते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी भी है, एवरेज और एटॉमिक मास के मैंने बढ़ते हुए क्रम में भी रखा है। जैसे इसका होता है 19, इसका होता है 35.5, इसका होता है 80। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया। एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ, इसका 9 होता है, इसका 17 होता है और इसका 35 होता है कि नहीं होता। अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो जल्दी। हाँ। अब इसमें अगर मैं चेक करूं, इसमें अगर मैं चेक करूं तो क्या मेरा जो लॉ है वो यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे ये फर्स्ट, ये थर्ड, करो चेक जल्दी। एवरेज एटॉमिक मास क्या आता है, कितना आया, ये है मेरा 19, ये है 80, डिवाइड कितने से करूंगा 2 से। कितना आया सॉल्व करके 80 प्लस 19, 99 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया सॉल्व करके 49.5। 49.5, क्योंकि 100/2 50 होता है, 99/2 कितना हो जाएगा 49.5। कैलकुलेशन तो आपको आती है क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते हो। अब ये और ये बीच वाले के बराबर आना चाहिए ना। डोबिनोर के हिसाब से क्या होता था, जो फर्स्ट और थर्ड है उनका एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होना चाहिए सेकंड वाले के एटॉमिक मास के। लेकिन यहाँ 35.5 है, यहाँ 49.5 है, तो ये क्या मैच कर रहा है। सच सच बताओ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, तो बस गलत हो गया। तो ये तो मैच किया ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, डोबिनियस का लॉ इस जगह लगा नहीं लगा। तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि डोबिनियस लॉ ऑफ ट्राइज जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको आप इस टाइप से समझ सकते हो। इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल आप ये वाला चेक कर सकते हो और अच्छे से, क्योंकि आपको एग्जाम में दिखाना है तो आप और अच्छे से बना सकते हो। जैसे टेबल बनाई, एक टेबल बनाई एलिमेंट, उसमें लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर एटॉमिक मास लिख दिया उसका 7, 23, 39, फिर उसका मीन निकाल दिया एटॉमिक मास का फर्स्ट एंड थर्ड का, दिखा दिया कि भाई ये देखो मैच कर रहा है, इसका 23 और इसका 23। तो ये लॉ ऑफ ट्राइड कंप्लीट है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि सब जगह नहीं होता उसमें, वो आप एग्जांपल दे सकते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। करेक्ट है ना। थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे न्यूलैंड साहब। डोबिनियर के फेल होने के बाद न्यूलैंड को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी, न्यूलैंड ने कमी निकाली और न्यूलैंड ने अपना लॉ बना दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 1865 में इन्होंने ये लॉ दिया और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें ठीक बताई। इन्होंने कहा कि नहीं, ट्राइड राइट से काम नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को दूसरी तरीके से अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, तो इन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट्स लो और एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करो कि पहले तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो जो पहला और आठवां एलिमेंट होगा, जो पहला और आठवां एलिमेंट होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले लिथियम से। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक वेट पहले से लिख रखा है यहाँ 7, तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। 7, 9, 11, 12 इस टाइप से अरेंज कर दिया। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस टाइप से सारे अरेंज किए। मुझे सिर्फ पहले और आठवें को देखना है। तो फर्स्ट किसको मान लूंगा मैं, फर्स्ट किसको मान लूंगा, फर्स्ट इसको मान लेते हैं 1, इसके बाद 2, फिर 3, 4,
5 6 7 और फिर 8। ठीक, पहला और आठवां चेक करो, पहला और आठवां चेक करो। लिथियम और सोडियम, वी ऑल नो दैट दोनों एक ही ग्रुप में है, दोनों एल्कलाई मेटल है। तो क्या इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी? 100% होगी, क्योंकि दोनों मेटल्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दोनों ही क्या है, एक ही ग्रुप में है। तो यहाँ पर तो न्यूलैंड ने बाजी मार दी, न्यूलैंड ने कहा भाई मेरी बात बिल्कुल सही हुई। आप यहाँ से 1 मान के देखोगे तो ये 8 आएगा, ये दोनों भी सेम ग्रुप में आ जाएंगे। अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो ये वाला 8 होगा, इसको 1 मानूंगा तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अगर मैं यहाँ मैग्नीशियम को 1 मानूं और कैल्शियम को मानूं 8, तो ये भी ठीक है, दोनों एक ही ग्रुप में है। तो सब जगह तक ठीक चल रहा था, तो 20 तक तो ये चीज सही लगी। अब जैसे 21 आया तो अब क्या होगा? जैसे अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो 8 क्या आना चाहिए? एटॉमिक वेट के क्रम में लिख रहे हो आप, याद रखो एटॉमिक वेट में, तो 8वां तो फिर स्कैंडियम होना चाहिए। और स्कैंडियम क्या है? डी ब्लॉक का है, स्कैंडियम तो डी ब्लॉक का है और एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक वाले सेम कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो जब ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते हैं तो ये लॉ भी फेल हो गया, ये लॉ भी फेल हो गया, क्योंकि ये पी ब्लॉक और स्कैंडियम डी ब्लॉक का है। और एल्यूमिनियम के नीचे वैसे गैलियम आता है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो, स्कैंडियम नहीं आता, स्कैंडियम अलग होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो फिर क्या होगा? अब ये गलत हो गया, उसके बाद क्या होगा? क्या हुआ होगा सोचो? जाहिर सी बात है, ये लो तो गलत हो गया, मतलब इसका ड्रॉबैक भी अगर आप देखोगे तो वो यही था कि अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। ये लिख भी लेना कि न्यूलैंड ऑक्टेव्स में इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। अब जब ये वाली बात हो गई तो उसके बाद आए हमारे मेंडलीव भैया, मतलब मेंडलीव भैया नहीं बोलेंगे, वैसे तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, अच्छे लेवल के। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी फिर आके 1869 में, उसके 4 साल बाद ही इन्होंने, जो न्यूलैंड ने और डोबिनियर्स ने गलतियां की उसको देखा, उससे सीखा और अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल बना दी। अब आप ये वाली पीरियोडिक टेबल वो मत समझ लेना जो हम पढ़ते हैं, वो अलग है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो लगी हुई क्लासरूम में या फिर केमिस्ट्री लैब्स में, वो अलग है। अब अलग कैसे है वो हम पहले समझेंगे। देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये दो तरह की, एक तो मेंडलीव की और दूसरी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। दोनों में हमें फर्क समझना है। जब हम दोनों को फर्क समझ लेंगे ना, हमारा आधा चैप्टर वहीं कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर जो पीरियोडिक ट्रेंड है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं, फिर वो समझना है। ये अभी बेसिक पार्ट चल रहा है, एकदम बेसिक वाला, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? अब मेंडलीव ने क्या करा ना, मेंडलीव ने 63 जो हमारे नोन एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, उनको उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। ऐसा क्यों किया? अब आप कहोगे कि क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट होते हैं, बात तो सही है, लेकिन उस टाइम तक 63 थे ना, 1869 तक, तब तक सारे डिस्कवर्ड नहीं होते, सब तब तक सारे जो एलिमेंट्स थे वो हमें पता नहीं थे। तो तब तक सिर्फ 63 थे और सिर्फ 8 ही ग्रुप्स थे और 7 हमारे पीरियड थे। अभी जो हम देखते हैं उसमें 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। तो उस टाइम तक इतना ही था और इतने पे ही रिसर्च हुई थी। तो मेंडलीफ ने क्या क्या बताया वो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो 63 एलिमेंट्स थे, उनको उनके एटॉमिक वेट के आधार पे रखा गया। और ये चीज भी मैं बता देता हूँ, जो मेंडलीफ है ना, उसने बताया था जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट के। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम सब कॉलम, मतलब जो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले थे उनको एक ही कॉलम में रखा गया, एक ही कॉलम में रखा गया। मतलब ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो सपोज करो, ठीक है, स्कूल में सपोज करो 60 बच्चे हैं। अब उसमें 3 पार्ट में अगर मुझे डिवाइड करना हो, 3 रो बना दी या 3 कॉलम है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 3 1 2 3 नाम दे दिया, ए कॉलम बी कॉलम सी कॉलम। तो कैसे डिवाइड करोगे? सबसे पहली चीज, जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको रख दिया ए कॉलम में कि भाई तुम इसमें अरेंज हो जाओ, ए कॉलम में जाओ।
और जो कम पढ़ने वाले थे या जो मीडियम साइज वाले थे उनको बी में रख दिया कि ये मीडियम है, ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज्यादा खराब है। और जो सबसे ज्यादा नालायक होंगे, जो सबसे कम पढ़ने वाले होंगे, उनको सी में डाल दिया कि भाई जाओ यहाँ से, तुम इसमें बैठो, तुम पे ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है टीचर को, तुम्हें पास कराना पड़ेगा क्योंकि तुम फेल हो जाओगे नहीं तो। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा या फिर उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन दी जाए ताकि वो पढ़ सके। तो वही चीज है यहाँ पे, एलिमेंट्स को ऐसे ही समझो। जो हमारे एलिमेंट्स थे लगभग 63, वही 60 वाला एवरेज आ गया ना, 63 वाला, तो 31 ऐसे भी मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि 3 पार्ट में बांटा, इसमें तो 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं यानी रो हैं। तो इस टाइप से उसको बांट दिया गया। कैसे? उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी, जिन जिनकी सेम आ रही थी उनको एक एक कॉलम में बांटते गए, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। इस टाइप से होती है ना आपकी पीरियोडिक टेबल, अगर आपने कभी देखी हो। जैसे ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये नीचे डी ब्लॉक है, फिर इसके भी नीचे एफ ब्लॉक आता है, अगर आपको पता हो। हालांकि वहां तक तो आपको जाना नहीं है अभी, एफ ब्लॉक तक अभी उतना नीचे तक आपको नहीं जाना है। जहां तक पढ़ना है मैं सिर्फ वहां तक की बात करूंगा, इतना नीचे तक मैं नहीं जाऊंगा। थर्ड पॉइंट है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूँ, आपको समझा भी चुका हूँ कि कैसे होता है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उल्टा होता है। There exist 8 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods in Mendeleev periodic table। मतलब ऐसा बताया गया कि 8 क्या है, ग्रुप्स हैं, मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स है, और 7 क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। यानी रोज कॉलम आपको पता होगा ना, रोज और कॉलम ऐसे होता है, या कॉलम ऐसे होता है, रोज ऐसे होता है। हाँ, कॉलम इस टाइप से और फिर रोज इस टाइप से। ये सारी चीजें मैं आपको अभी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से भी बता दूंगा, या मैं ऐसी आपको सिंपली बताऊं। जैसे सपोज करो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, फिर यहाँ से कॉलम्स देख लो कितनी कॉलम्स है, यहाँ पर कॉलम्स होंगी कुछ, रोज क्या हो जाएगी इस टाइप से, जो पीरियड है। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स की, यानी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखो, मेंडलीव ने पहली बात तो पीरियोडिक टेबल बनाई। अब वो कितनी सही थी, या उसके जो पॉइंट्स थे वो कितने क्लियर थे, कितने क्रिस्टल क्लियर थे, वो चीज भी तो देखनी है हमें, कि मतलब जो मेंडलीव बोल रहा है वो सही भी है या नहीं है। तो वो कैसे पता करेंगे? सर्च करके, सिंपल सी बात है, उस पर जो शोध किया गया वो देखा गया होगा ना, कि मेंडलीव ने ये बात बोली तो ये कितनी सही थी, कितनी गलत थी। ये सारी चीजों को देखा गया। जैसे कभी होता है ना क्लास में, सपोज करो कोई लड़का है आयुष, मैं ऐसी हाइपोथेटिकली नाम ले रहा हूँ क्लास में, वैसे सपोज, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आयुष की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आयुष वीडियो देख रहा है तो वीडियो को लाइक करना। तो जैसे सपोज करो आयुष ने क्लास में कोई अपना सजेशन दिया कि भाई मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ, ये चीजें करना चाहता हूँ। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आयुष की सारी बात मान ली जाए, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि आयुष को ये कह दिया जाए कि भाई नहीं तुम गलत कह रहे हो। तो होता क्या है, पहले देखा जाता है कि आयुष की जो बात है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, एग्जैक्टली exactly। तो सपोज करो आयुष का सजेशन क्लास को पसंद आया, सपोज करो आयुष का सजेशन सबको पसंद आया, तो क्लास में सबने क्या करा, क्लास में सबने कहा कि भाई ठीक है आयुष सही कह रहा है, इसको मॉनिटर बनाते हैं और इसको करने देते हैं जो कह रहा है। तो पहले तो उसको उसकी वाहवाही हुई, उसके लिए क्लैपिंग हुई। थोड़े समय बाद जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई, मतलब जो आयुष ने कहा था वो सारी चीजें की, अब उसमें कुछ ना कुछ खोट निकलेगा, कोई और आएगा बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं चल रहा, ये गलत है, मैं करके दिखाता हूँ सही, और फिर बाद में उसको मॉनिटर बना दिया जाए। ये सब चीजें देखते ही होंगे क्लासरूम्स में आप। तो वैसा ही यहाँ पर है, वैसा ही कुछ है। तो होना क्या है, होता ये है कि जब भी आप कोई चीज करते हो, मान लो वो इस टाइम एप्लीकेबल हो गई, इस टाइम इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन बाद में जाके जब उससे कुछ बेटर आता है तो क्या होता है, वो चीज रिप्लेस हो जाती है। आप सबको पता है कि नेचर इज द ओनली कांस्टेंट, या चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हाँ, चेंज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ठीक है, तो चेंज तो होता ही रहेगा, रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं, लॉज बनते ही हैं कि मतलब उसको कोई दूसरा बनाएगा। और केमिस्ट्री में तो ये चीजें होती है, किसी ने कोई लॉ दिया आके, दूसरे ने आके उसको गलत साबित कर दिया, अपना लॉ दे दिया। तो ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है।
अभी फिलहाल हम टॉपिक से नहीं भटकते हैं, मेंडलीव की बात करते हैं। तो मेंडलीव ने कुछ चीजें बताई थी, जैसे अभी तक हमने देखा मेंडलीव ने क्या बताया, पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में बताया, पीरियोडिक टेबल बनाई। हाँ, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, पर पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई ना 63 एलिमेंट की। अब उसमें कितनी सही चीजें थी कितनी खराब चीजें थी वो समझो। फर्स्ट पॉइंट है, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स एंड प्लेस द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। मतलब ये चीज बहुत अच्छी की कि जो हमारे एलिमेंट्स थे ना, उनको उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया गया। मतलब ऐसे नहीं कुछ भी रैंडमली चल रहा है, जैसे डोबिनियर में था कि 3 के ग्रुप बना दिए, अब वो पता चल रहा है बाकी सब में किसी में एप्लीकेबल है किसी में नहीं है। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें उनकी प्रॉपर्टीज को देख के अरेंज किया गया था, ऐसे नहीं अरेंज किया गया। दूसरा दूसरा अच्छा काम किया किया he adjusted atomic weights of elements assuming that they were not measured accurately। मतलब उसने जो एटॉमिक वेट, जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से जो उनको अरेंज किया था, तो वो एकदम सही किया था। मतलब बहुत सारे ऐसे भी किए थे कि जैसे कि नहीं पता है किसी का एटॉमिक वेट, तब भी उसको जो प्रिडिक्शन या फिर उसको जो मान के एज्यूम करके उसका एटॉमिक वेट प्लेस किया गया, वो बहुत सही था। थर्ड पॉइंट है, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड। जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना जो डिस्कवर्ड नहीं होते, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया उनकी प्रॉपर्टीज को। ये बहुत अच्छा काम किया। और इसमें एलिमेंट्स एंड लेफ्ट सेवरल गैप्स, ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है कि मतलब जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए कुछ मतलब गैप भी छोड़ दिया था। मैं बता रहा हूँ ना, उसने प्रिडिक्ट किया पहले तो कि कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स मतलब जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उसके लिए पहले ही गैप छोड़ रखा था कि जब ये आएंगे तब यहाँ पर अरेंज किए जाएंगे। लास्ट है, टू ऑफ देम आर अंडर एल्यूमिनियम एंड आर कॉल्ड एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकन। अब आपको पता ही होगा एका एल्यूमिनियम क्या होता है, जो एल्यूमिनियम के बाद आए यानी गैलियम। एका सिलिकन मतलब जो सिलिकन के बाद आता है यानी कि जर्मेनियम। जर्मेनियम आता है ना सिलिकन के बाद, तो वो उन सब के बारे में भी मेंडलीव ने बता दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ड्रॉबैक की बात करते हैं। जैसे कुछ ड्रॉबैक अगर मैं बताऊं, तो हाइड्रोजन, एक तो सबसे पहले हाइड्रोजन की पोजीशन बताई ही नहीं थी, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई थी, जबकि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखते हैं, एस ब्लॉक में रखते हैं। अब आप कहोगे कि नॉन मेटल एस ब्लॉक में क्यों, अरे सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे, रुक जाओ। दूसरा, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया मेंडलीव ने। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है, हाइड्रोजन डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड पोजीशन, ऐसा मेंडलीव के हिसाब से था, लेकिन उसकी है, एस ब्लॉक में आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में। सेकंड है, नो रेगुलर ट्रेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में वैसे। तीसरा, आइसोटोप्स फेल्ड टू कंप्लाई विद द पीरियोडिक टेबल, जो हमारे आइसोटोप्स हैं उसके बारे में नहीं बताया। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं, 1H1, फिर आ जाता है 1H2, फिर आता है 1S3। ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम पता है ना हाइड्रोजन के, कार्बन के भी होते हैं, 6C12 के क्या होगा, 6C13, 6C14। तो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया था। आइसोटोप्स आपको पता है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल, एक सेकंड पहले मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझा देता हूँ, ये तो हो गया ना। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो जब ये सारी चीजें हो गई, मेंडल ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हुई उनको, क्योंकि देखो कोई भी कोई काम करता है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 100% एफिशिएंट करे, कोई ना कोई कमी छूट जाती है, इंसान है आफ्टर ऑल वो, तो उससे गलतियां हुई। बट उसने एक राह दे दी कि भाई पीरियोडिक टेबल मतलब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, उसी को और ज्यादा अच्छा किया। जैसे कि एक है ना, एक चीज तैयार की, अब उसको श्रृंगार किया, अब उसको और अच्छे से बना दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
हमने अभी तक पढ़ा था जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट होती है, यानी एटॉमिक वेट के आधार पे हम उसको अरेंज कर रहे थे। यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर के आधार पर उसको अरेंज करेंगे। जैसे कि पढ़ लेते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के बेस पे हम उसको अरेंज करेंगे। सेकंड, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, मतलब रेगुलर इंटरवल्स का मतलब ये है कि मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं वो रिपीट होते जाएंगे, जैसे हाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस टाइप से, और दूसरे में बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये सारी चीजें चलती हुई रहेगी, ये मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूँ। एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये मैंने बता ही दिया। अब एक बार देख लें पीरियोडिक टेबल, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। ये वाला पार्ट आपको अभी नहीं देखना है, ब्लॉक वाला। डी ब्लॉक में भी मैं आपको बताऊं, सिर्फ आप 21 से 30 वाली सीरीज को अच्छे से देख लो। ये डी ब्लॉक वाले होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और ये दोनों जो ग्रुप है हमारे, ये एस ब्लॉक है। और ये 13 से लेकर के जितने भी ग्रुप्स वाले हैं, ये हमारे किस में आते हैं, 13 से 18 ग्रुप आता है हमारा पी ब्लॉक। अब आप कहोगे कि 13 कैसे, यहाँ 5 लिखा है। अरे उससे नहीं होता है, ग्रुप नंबर बता रहा हूँ। देखो, ग्रुप नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारा ग्रुप नंबर 1, ये होता है 2, और फिर ये 3 4 5 6, यहाँ से देखो 3 से लेकर के 12 तक यहाँ आ गए, फिर यहाँ 13 से स्टार्ट होगा। 13 14 15 16 17 18, 18th जो ग्रुप होता है ना, बहुत ज्यादा अलग होता है, इसको इसलिए हम इनर्ट गैस कहते हैं। ये अलग ही है, आता पी ब्लॉक में है लेकिन इनर्ट गैस होता है। इसकी भी मैं आपको थोड़ी बहुत बात बता दूंगा। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है आपका एस ब्लॉक। आपको पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं याद करनी है, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल देखनी है। ऐसा भी नहीं है कि पीरियोडिक टेबल को स्किप कर दो, स्किप नहीं करना, बस हाँ, आपको पूरा याद नहीं करना है। और एस ब्लॉक वाले तो याद कर सकते हो आप, सिर्फ दो ही तो ग्रुप है। जैसे स्टार्टिंग है हाइड्रोजन से फर्स्ट, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है, बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ तक भी आप याद कर लोगे ना 30 तक, तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कैल्शियम, उसके बाद कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये आपको मेनली याद करने हैं। ठीक है, हो जाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले में ना आप ये वाली लाइन तक देख लो, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, ये बोरोन होता है, दिस इज एल्यूमिनियम, ये तो आप जानते ही हो, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। फिर आपका आ गया कार्बन, फिर सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों आपके, या पांचों इसको भी मान लो, तो ये हमारे किस में आते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस, इसको भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा हेलोजेंस क्या होते हैं, 17th ग्रुप वाले। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो मेन मेन मैंने आपको बता दी है। अब पीरियोडिक टेबल देख लिया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर मैं बात करूं पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये पीरियड्स है। जैसे यहाँ से अगर मैं लूँ P1, P1 मतलब पीरियड 1। अब यहाँ से लूँ तो P2, इसको P3, P4, इसको P5, यहाँ से P6, यहाँ से P7। ये P1 P2 ये समझ रहे हो ना, पीरियड 1 पीरियड 2। तो देखो यहाँ पर टोटल 7 पीरियड है। ये पीरियड कैसे पता करते हैं, ग्रुप कैसे पता करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक बार आप इसको देख लो, इसको गो थ्रू करो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ।
कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ। सोडियम लेते हैं, एक ले लेते हैं लिथियम, और एक दूसरे का भी लेते हैं ना, मैग्नीशियम, फिर लेते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, ये चार मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं या चार एटम्स ले लिए हैं अलग अलग। सोडियम के लिए बताओ कौन से ग्रुप में आता है। सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी का भी पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया जाए, आपको डरना नहीं है। एक तरीका बता रहा हूँ बस आपको, के एल एम एन शेल आपको पता होगा, वो भी नहीं पता, उससे भी आसान ट्रिक बता रहा हूँ, उससे भी आसान ट्रिक। देयर इज अ मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है? गाना सुना ना, इट्स मैजिक, वही है। 2 8 8 18, बस यहाँ तक याद रखो, बहुत लंबा आपको लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, 2 8 8 18, कुछ इस टाइप से आपको याद रखना है। मैं कैसे बता रहा हूँ, अब करके दिखाऊंगा ना, जो वो आपको करना है बस। अब देखो, पहले लिखना था सोडियम का। सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 11। क्या होता है? 11। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 8, क्योंकि 8 से ज्यादा भर नहीं सकते, तो थर्ड वाले में आ गया है तो 1 आएगा। तो इसको मैंने कैसे लिखा? 2 8 1, 11 हो गया टोटल। 2 + 8 10 + 1 11। हाँ, हो गया। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूँ, फिर पीरियड सिखाऊंगा। लिथियम का बताओ 3, ये हो गया 2, और बचा क्या? बस 1, तो ये तो बस 2, 1 हो गया। मैग्नीशियम 12 होता है, इसकी कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? 2 8 2। एल्यूमिनियम 13, इसकी 2 8 3। ठीक है, इजी था। 2 + 8 10 + 3 13, 2 + 8 10 + 2 12। आप कह रहे हो सर ये तो बहुत आसान हो गया, इससे आसान चीज तो हमने आज तक देखी ही नहीं। तो बस यही है। अब अगर थोड़ा सा बड़ा मैं देखूं, कैल्शियम में 20, तो कैसे लिखेंगे? 2 8 8 2। अब ये चार वाला आ गया, अभी तक हम तीन वाला देख रहे थे, अब ये चार वाला आ गया। अब मैं आपको पीरियड और ग्रुप निकालना सिखाऊं इसमें, इजी चीज। बोलो हाँ क्या ना? अरे आप ना भी बोलते तो भी मैं सिखाता। चलो, बच्चे हाँ कर रहे हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। तो देखो, सोडियम का 2 8 1 से अगर मैं देखूं, तो तीन चीज मैंने लिखी है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टोटल इसका पीरियड क्या होगा? 3। इसका पीरियड कितना होगा? 3, या थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। इसका ये देखो 1 2 क्या हो जाएगा? सेकंड पीरियड। इसका सेकंड पीरियड हो गया। इसका देखो 1 2 3, इसका भी थर्ड पीरियड होगा। इसका 1 2 3, इसका भी थर्ड पीरियड होगा। तो बस यही चीज देखते रहो यहाँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कौन सा? फोर्थ पीरियड। तो ऐसे आप पीरियड निकाल सकते हो। आप चेक कर लो चाहे तो, ये सब सही है या नहीं है पीछे। पहले कौन सा लिया था? लिथियम, सेकंड पीरियड निकाला था हमने, सही आया, एकदम करेक्ट है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो, सोडियम का कितना आया था? थर्ड पीरियड आया था, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमने किसका लिया था? पोटेशियम का फोर्थ पीरियड आया, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम का थर्ड पीरियड आया, सही है। अब मिला के देख लो चाहे तो ये ट्रिक भी है और तरीका भी है। इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। चुटकियों में सॉल्व हो रही है चीजें। कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं चुटकियों में कर दूंगा, वही वाला काम आपको करना है। इससे आसान बताओ क्या होगा? मुझे नहीं लगता इससे आसान कुछ हो सकता है। आपको लगता है? आपको लगता है तो आप कर लो, फिर और क्या बोलूं मैं। ग्रुप भी निकाल सकते हो। वैसे मैं ग्रुप का बताऊं, वैसे तो आपको याद रखना पड़ सकता है, नहीं भी है अगर आपको याद, तो मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। जैसे अगर मुझे इसमें ग्रुप्स भी निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? सोडियम का निकालना है कौन से ग्रुप में है, तो लास्ट वाला देखो बस, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा लास्ट का, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, बस वो देखो। इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन है? 1। यही ग्रुप नंबर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप। यहाँ पर देखो, लिथियम क्या आ रहा है? 1, तो इसका भी फर्स्ट ग्रुप। यहाँ देखो 2 8 2, लास्ट में क्या आ रहा है? 2, तो ये सेकंड ग्रुप। ये क्या हो जाएगा? सेकंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसी अब एल्यूमिनियम के लिए बताओ। हाँ देखा, थर्ड ग्रुप, सब सीख गए।
थर्ड ग्रुप, और कैल्शियम के लिए लास्ट में क्या आ रहा है 2, तो ये सेकंड ग्रुप, पीरियड फोर्थ, ग्रुप सेकंड। इस टाइप से आप ग्रुप्स भी फाइंड कर सकते हो, बस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखना है आपको। ठीक है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो थर्ड में। हालांकि ये 13th है, थर्ड ग्रुप नहीं है, यहाँ 13th लिखोगे आप। क्यों लिखोगे? अरे क्योंकि बीच में 10 ग्रुप वो वाले आ गए ना, क्या कहते हैं उसके, हाँ डी ब्लॉक वाले, तो ये 13 ग्रुप में आता है वैसे जनरली। पर अगर ये वाला केस आएगा तो आप फिर ये वाली मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसको भी रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें से पूछ रहा है तो ये तो फिर एस ब्लॉक वाले में पूछ रहा है, तो ये तो फिर वैसे ही सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं किसी की भी, तो देखो सिंपल है। आपको क्या देखना होगा वैलेंसी निकालने के लिए, कि जो आपका जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे आप वैलेंसी का पता लगा सकते हो। जैसे मैं सोडियम की पूछूं, पोटेशियम की पूछूं, कैल्शियम की पूछूं, मैग्नीशियम की पूछूं, तो क्या होगी जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर 11, इसका 19, इसका 20, इसका 12, बताओ जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखनी सिखाई है, क्या होती है 281, इसकी 2881, इसकी 2882, इसकी 282। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो 281, इसका मतलब क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसकी वैलेंसी भी एक हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी एक हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, और इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। यही वैलेंसी है बस। बस यही देख लो लास्ट में क्या है। हाँ, अगर आपका देखो 6 आ रहा है ना, तो वैलेंसी 6 मत लेके चलना, वैलेंसी 2 लेके भी चल सकते हो, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। वो वाले केस आपके में ज्यादा नहीं आते, वो 11th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजरली वैलेंसी का यही होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, आपने पूछा था ना कौन मेटल्स में आ रहे हैं कौन नॉन मेटल्स में आ रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन पूछे थे। तो अब देखो मेटल्स नॉन मेटल्स कैरेक्टर की भी हम बात करेंगे। ये कैसे हमें देखना है, फाइंड आउट करना है। पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले तो आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ये हमारे हमेशा मेटल्स में आते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और नॉन मेटल्स की बात करूं तो वो कौन से हैं हमारे, ये येलो वाले, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। ठीक है, सारे तो आपको लर्न करने भी नहीं है वैसे। और देखो ये सारे मेटल्स तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाए, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाए, वो क्या होते हैं हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो ये सब हमारे मेटलॉइड्स कहलाते हैं। तो ये आपको याद करना है कि मेटल्स कहाँ आ रहे हैं, नॉन मेटल्स कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, जनरली अगर बात की जाए तो जो आपके मेटल्स है ना वो एस ब्लॉक वाले हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और नॉन मेटल्स की बात करूं तो वो पी ब्लॉक में आ रहे हैं, और मेटलॉइड्स भी पी ब्लॉक में आ रहे हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पी ब्लॉक में दोनों आ रहे हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका रेडिएशन इन हेलोजन फैमिली। अब देखो हेलोजन फैमिली के लिए हेलोजन फैमिली के लिए अगर मैं बात करूं तो हेलोजन फैमिली होती कौन सी है, पहली बात तो 17th ग्रुप वाले, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। आप जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तक याद कर लो। ठीक है ना, इनके एटॉमिक नंबर्स, जैसे इसका 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है। इन तीनों का तो आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में, ये आपको नहीं भूलना। समझ सकते हो ना, ये नहीं भूलना है। इसके आगे का मैं अभी आपसे गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तक तो आपको याद
करके ही चलना है, इससे नीचे की बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब इनमें इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक ही वैलेंसी दिखाते हैं, वो वैलेंसी है 1, और ये -1 चार्ज रखते हैं। कौन सा चार्ज रखते हैं? -1 चार्ज। -1 चार्ज का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, यानी ये एबिलिटी रखते हैं अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर मैं एक की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊं क्लोरीन की, 2,7, 2,7, और अगर क्लोरीन का आप देखोगे 17 का, तो 2,8,7। आप सेवेंथ ग्रुप मत कर देना, इसके लिए मैंने बताया था ना, जब पी ब्लॉक आ जाता है तो उसमें हमें एक्चुअली 10 ऐड कर देना है। एस ब्लॉक तक तो ठीक है, लेकिन जब पी ब्लॉक आ जाए तो उसमें 10th ऐड कर दो ग्रुप के लिए। जैसे यहाँ 7 है तो 7 + 10 कितना हो जाएगा? 17, तो ये 17th ग्रुप होगा। और यहाँ पर आ गया 7, तो ये भी 17th ग्रुप होगा, ये भी 17th ग्रुप होगा, सेम, ठीक है। थोड़ी सी बात मैं इसी के साथ में इनर्ट गैसेस की करूं या नोबल गैस वाले की करूं। 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं यहीं पर, जिसमें बेसिकली आपका आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, फ्रिडॉन। ये सब की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें आपको हीलियम याद रखना है, एक तो एक नियॉन याद रखना है, और आर्गन, बस यहाँ तक आप याद कर लो। आगे का आपके ऊपर है, आप याद कर पाओ या ना कर पाओ। क्रिप्टन भी होता है वैसे तो। इसमें एक एक जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि एकदम कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे 2,8, इनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट रखते हैं, तो यानी कि ये क्या करते हैं, ये ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, सिर्फ जिनोन को छोड़ के। वो आगे आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। हीलियम गैस जो है गुब्बारों में भरी जाती है, ये आपको पता ही होगा। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन का क्या यूज है, ये आपका होमवर्क है, आप बताओ। इनर्ट गैसेस का यूज, ये आपका होमवर्क भी है। कमेंट में लिख के बताना कि क्या क्या यूज रहते हैं और कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। ये आपके लिए होमवर्क है। अब थोड़ा सा हम पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी हमने आए पीरियोडिक टेबल पढ़ी, तो उसमें कुछ अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सब कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और कैसे कैसे पीरियड के अलोंग या ग्रुप के अलोंग चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। जैसे एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। समझ आया? नहीं, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। ये है हमारा प्लस चार्ज। मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ते हो प्लस, प्लस, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसके अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके अराउंड होती है शेल्स। सपोज करो ये 3 शेल्स मैंने ले ली। ड्राइंग खराब है ना मेरी? हाँ, मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर है, कहीं भी है। हमें क्या देखना है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी रेडियस ये हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन था, इसके लिए रेडियस ये हो गई। ये R1 है, सपोज करो, ये R2 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए रेडियस ये हो गई। तो मतलब मुझे एक चीज समझ आ रही है, जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएगी, अगर मैं एक और शेल बढ़ा दूं, फोर्थ शेल भी ले लूं, तो अब एटॉमिक रेडियस क्या होगी? और ज्यादा हो जाएगी। अगर मुझे इसमें कंपेयर करना हो, तो सबसे कम R1 है, फिर R2 है, फिर ये R4 है, फिर R3, मतलब R1, R2, R3, R4 इस टाइप से चल रहा है। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, और जितनी कम शेल उतनी छोटी एटॉमिक रेडियस।
जैसे शेल्स की अगर मैं बात करूं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं सिखा गया 2 1, यहाँ पर 2,8,1, यहाँ पर 2,8,8,1। ठीक है। अब इसमें दो शेल है, इसमें दो शेल है। ठीक, दो शेल है ना। के एल एम एन पता है ना आपको, के में दो कर सकते हैं मैक्सिमम, एल में 8 कर सकते हैं, एम में 18 कर सकते हैं, और उसमें 32 कर सकते हैं। ये आपको पता होगा के एल एम एन का। अब इसमें दो ही शेल है तो इसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी, इसमें तीन शेल है तो इसकी ज्यादा होगी, इसमें चार है इसकी और ज्यादा होगी। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो सबसे कम होगी लिथियम की, फिर होगी सोडियम की, फिर होगी पोटेशियम की। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का, ये हमारा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे आप पीरियड में नीचे जाओगे, ग्रुप में नीचे जाओगे, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, ये हम नीचे ही जा रहे हैं ना ग्रुप में। अगर हम इस टाइप से जाएंगे पीरियड के अलोंग तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहेगी। जैसे बरेलियम अगर मैं लूँ इसके साथ में, बरेलियम 4, 2,2, इसके साइड में क्या आता है, मैग्नीशियम आता है 12, उसका होता है 2,8,2। तो फर्क तो नहीं पड़ रहा है, शेल्स तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है। यहाँ पर कैल्शियम ले लो 20, तो शेल्स में फर्क नहीं पड़ा है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है। यहाँ पर चार थी, यहाँ भी चार है, यहाँ तीन थी, यहाँ भी तीन है, यहाँ दो थी, यहाँ भी दो है। नंबर ऑफ शेल्स में कोई भी ज्यादा ना इजाफा हुआ है ना कमी हुई है। तो नंबर ऑफ शेल्स पे तो अब डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़े हैं। लेकिन ये घट जरूर सकती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। ये सारी चीजें आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पर, अलोंग द पीरियड भी बोल सकते हो वैसे आप, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। समझ आ गया? आगे बढ़े। देखो वही है फैक्टर स्पेक्टिव एटॉमिक रेडिया, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आपको वही बताना है। एटॉमिक रेडिया किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ शेल्स पे। जितनी ज्यादा शेल उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस। एग्जांपल दे सकते हो आप ये वाला, अब ये लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला भी। अब देखो एस ब्लॉक में यहाँ पर कंपैरिजन कराई गई। अभी मैंने एस ब्लॉक के ही तीन लिए थे ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम की सबसे कम, उससे ज्यादा सोडियम, फिर पोटेशियम। अब पोटेशियम के नीचे रुबेडियम सीजियम भी आता है, तो रुबेडियम और सीजियम की इससे भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा सीजियम की ही होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा होंगे, है ना। कि अगर इसमें चार शेल है, इसमें पांच होंगे, इसमें छह होंगे, सिंपल। ज्यादा कुछ करना ही नहीं। कंप्लीट हो गया क्या ये? थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तभी हमारी प्रैक्टिस हो पाएगी ना। प्रैक्टिस होगी तभी आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ समझ आया। और ये जो आपका चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर था। ये क्वेश्चन मैं एक और आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन से आपको क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा एक हिम्मत भी मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार हो गया, क्लियर हो गया, सब कुछ आ गया। और जब आपको सब कुछ आ जाए, वो मेरे लिए भी एज अ टीचर एक जीत है कि आपको सब कुछ आ गया। और जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मैं देखूंगा, मेरे को समझ आ जाता है। देखो अगर लाइव क्लास में आप हो तो वैसे ही समझ आता है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है कि वो फील नहीं आता। तो आपको क्या करना है फील करवाने के लिए, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आपको आंसर लिखने हैं।
आप आंसर लिखोगे थोड़ी सी मुझे भी फील आएगी कि हाँ भाई इसका हो गया है तैयार ये पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन। अब इसको करने के एक तरीका तो ये है कि मैं ये पढ़ लूं, इससे ये मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ये करवा दूं। मुझे लगता है इससे बेकार तरीका कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन को करने का आसान और बेस्ट तरीका होता है कि मैं कॉलम 1 को छोड़ूं, कॉलम 2 को पढ़ूं, जिसमें ज्यादा लिखा है उसको पहले पढ़ना चाहिए ना। इससे मेरे को दोनों का आइडिया लग जाएगा। यहाँ से मुझे ढूंढना पड़ेगा ट्राइड, हाँ डोबिनियर ने दिया था। अब डोबिनियर ने जो दिया था वो याद करूंगा, फिर यहाँ पर देखूंगा कि अच्छा ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, टाइम ज्यादा लग गया ना। लेकिन अगर मैं कॉलम 2 से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो मुझे सब याद आ जाएगा, ये डोबिनियर ने दिया था और ये वाला लॉ था, या ये इसकी बात हो रही है। तो क्या करेंगे, कॉलम 2 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। पढ़ते हैं ए स्टेटमेंट। इसमें कहा है लाइटेस्ट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन ऑल द एटम्स, मतलब जो सबसे हल्का और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है सभी एटम्स में, कौन होता है वो? वी ऑल नो दैट इज इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक मैच तो मिल गया इसका, इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो थॉमसन कहाँ है यहाँ पे, ये हम्म। सेकंड, कंसंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज। कंसंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है, हमें पता ही है न्यूक्लियस होता है ना। और ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। ठीक। थर्ड है एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एटम मास, थर्ड एटॉमिक मास, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास। ये ट्राइड की बात हो रही है ना, ट्राइड में करते थे ना हम, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास ले लेते थे एवरेज वाला। हाँ, तो ये किसका है? ट्राइड का। और ये किससे मैच हो जाएगा? डोबिनियर से। थर्ड पढ़ो, प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट, मतलब जो आठवां एलिमेंट है उसकी फर्स्ट से सिमिलर हो जाए। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कहाँ गया? ये रहा। और न्यूलैंड कहाँ है? ये रहा न्यूलैंड। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर किसने बताया था? एटॉमिक नंबर किसने बताया था? मूसले ने। ठीक है। सिक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिक्वेंशियल चेंज हो तो ये क्या है? हमारा पीरियड। और बचा भी पीरियड ही है वैसे। और ये किसने बताया था पीरियड के बारे में? मेंडलीव ने बताया था। तो सारा हो गया। रदरफोर्ड का लिखा नहीं क्या मैंने यहाँ पे, कंसंट्रेटेड मास वाला, ये रदरफोर्ड। तो इस टाइप से आप मैचिंग करा सकते हो। बहुत ज्यादा आपको इधर उधर लग रहा होगा तो मैं आपको एक सिस्टम वे में बताता हूँ, सिस्टमेटिक वे में। मैं पूरी टेबल ही बना देता हूँ। जैसे फर्स्ट था क्या? ट्राइड। ट्राइड के लिए मैच कौन सा हुआ? सी। और यहाँ से कॉलम 3 से क्या आया था? ट्राइड वाले के लिए एवरेज ऑफ फर्स्ट डोबिनियर 5, तो सी कॉमा 5। वो लिख लेना आप पूरी स्टेटमेंट, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ। ऑक्टेव, ऑक्टेव के लिए कौन सा हुआ था? डी। और ये था हमारा कौन से नंबर से सेम हुआ कॉलम 3 में? न्यूलैंड थर्ड। ऐसी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किससे हुआ था हमारा? ई, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और कौन से, किसने दिया था ये? मूसले ने, 6। ऐसी आप देखो फोर्थ, पीरियड। पीरियड किसने बताया था? सीक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ एफ। तो ये किसने दिया था? मेंडलीव ने, 1। न्यूक्लियस। ये क्या होता है आपका? न्यूक्लियस का पार्ट था कंसंट्रेटेड एंड पॉजिटिव चार्ज, बी। ये हो गया आपका रदरफोर्ड, यानी कि 4।
फिर आता है 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो पहला ही था, यानी ये इलेक्ट्रॉन ए लाइटेस्ट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और ये किससे मैच हुआ? सेकंड थॉमसन से। तो इस टाइप से आप देख लो, अब ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको चेक करने में, अब आपको इजीली चेक हो रहा है, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं, आप लोग बोलते ही नहीं हो, पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन। अब देखो हमें क्या करना है ना, एक एक ऑप्शन को पढ़ना है, उसका सिंबल बताना है। वैसे तो आंसर भी लिख देना पूरा, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं सिंबल पूछा है तो मैं सिंबल ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको नेम भी बताना होगा। अगर इसमें नहीं भी पूछा हो, अगर नेम पूछा है तो और अच्छी बात है, वैसे तो शायद पूछा होगा इसमें। राइट द नेम, हाँ पूछा है, तो फिर तो हमें बताना ही है फिर तो, है ना, नेम और सिंबल। जैसे फर्स्ट है नोबल गैस हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मैंने बताई थी, नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है। जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे कम, जो सबसे नीचे वो सबसे ज्यादा। तो सबसे ऊपर कौन होते हैं फर्स्ट पीरियड में, अगर आप देखो तो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, तो इन दोनों में से ही होगा। लेकिन इसने कहा है नोबल गैस, नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब क्या होता है? इनर्ट गैस, यानी लास्ट वाले 18th ग्रुप वाले, और 18th ग्रुप में सबसे ऊपर कौन है? हीलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, एच ई। ठीक। सेकंड वाला, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैंने नहीं बताया तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसी क्वेश्चन में। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज द टेंडेंसी या एबिलिटी टू attract an electron from an atom। मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे हमारे जो हेलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले हेलोजेंस में कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, तो यानी वो क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और हेलोजेंस में भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो हाईएस्ट तो फ्लोरीन ही होगा। और ये मैं आपको बताऊं ना, ये पीरियड के अलोंग बढ़ते हैं और ग्रुप के अलोंग डिक्रीज होता है। लिख लो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, इसको मैं ई एन से लिखता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ई एन, इंक्रीज अलोंग द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट, अलोंग द पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर। ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये आप याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये 11th क्लास में आप पढ़ते हो ज्यादातर। पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको याद रखना है फ्लोरीन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, एफ। ऐसी थर्ड मेरा आ जाता है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछा है। देखो मेटल तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ये सब तो रिएक्टिव होते हैं, ये हमें पता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा, वैसे पढ़ा है ना रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है तो उसमें आपने देखा होगा कि मेटल्स में हम ज्यादातर देखते हैं। अगर हम नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा? तो देखो रिएक्टिविटी क्या होती है, नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, और ऐसे जाने पर, ऐसे आने का पता नहीं, पर नीचे आने पर तो डिक्रीज होती है, इतना तो आपको मालूम है ना। तो जब हम नॉन मेटल में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो यानी क्लोरीन है, जितनी रिएक्टिविटी इसकी होगी उतनी क्लोरीन की नहीं होगी, जितनी रिएक्टिविटी फ्लोरीन की है उतनी ब्रोमीन की नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा
एक्टिव नॉन मेटल कौन हो जाएगा, फिर इसमें क्लोरीन हो जाएगा। और वैसे भी आप याद रख सकते हो मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एज 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस पढ़ो और क्वेश्चंस को आंसर करो। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब मुझे इससे पहचानना है, इससे, इसको देखो और पहचानो। तो साइड में मैं सॉल्व करता हूँ हर एक को, ये पार्ट। पहले तो देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है किसी भी किसी भी मतलब एलिमेंट की, ई मान लेता हूँ इस एलिमेंट को। ये लिखा है 28,2, 28,2। तो अगर मैं एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देखूं, पहले तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट का पता लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ। जैसे इसमें अगर मैं देखूं 2 प्लस, इसको ऐड कर दो, 8 प्लस 2 कितना हुआ, 12। तो यानी इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है। और आपको पता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है? मैग्नीशियम। सिंपल सी बात है, Mg। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर बताना था ना बस, तो हाँ 12 मैग्नीशियम, बस हो गया, 12 है। सेकंड पार्ट पूछा है मुझसे, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, सेकंड में यही पूछा है ना बस। अब देखो ग्रुप पहचानने का तरीका इसी से आ जाता है, मैग्नीशियम 12। वैसे तो आपको मैग्नीशियम पता चल गया, वैसे ही आपको आइडिया हो गया, क्योंकि इसको तो मैंने एग्जांपल से भी बताया था। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो ग्रुप कैसे पहचानते थे, जो हमारा लास्ट का लिखा हुआ होता था ना इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो ग्रुप भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पी ब्लॉक वाले में अलग करते थे, पर ये तो एस ब्लॉक का है ना, तो इसमें तो डायरेक्टली बता सकता हूँ मैं 2, खत्म। तो ग्रुप क्या हो गया इसका, 2, या सेकेंड ग्रुप। तो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, करेक्ट। थर्ड पार्ट है, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग। अब पूछ रहा है इसका पीरियड भी बताओ। पीरियड कैसे बताते थे, ये गिन लो ना बस, 1 2 3, तो थर्ड पीरियड बस। ये तो मैंने आपको निकालना भी सिखाया ही था वीडियो में, बैक करके फिर से देख लो, इसका एग्जाम्पल भी दिया था। लास्ट वाले पार्ट में बच्चे थोड़ा सा फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और बच्चे दिमाग लगाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं बस ऐसा क्वेश्चन मिले थियोरटिकल, हाँ इसका आंसर ये है ए, इसका आंसर बी, मार्क करो, खत्म, खटाक। तो देखो इसमें पढ़ो, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड दिस एलिमेंट रिसेंबल। जैसे एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन द ब्रैकेट, जैसे नाइट्रोजन 7, बेरिलियम 4, आर्गन 18, कार्बन क्लोरीन 17। मतलब इन चारों में से किससे रिजेंबल कर रहा है, किससे ये मेल खा रहा है, ये बताओ। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारा सेकंड ग्रुप में है और थर्ड पीरियड में है। तो या तो कोई इसके थर्ड पीरियड वाला मिल जाए, या फिर कोई इसके सेकंड ग्रुप वाला मिल जाए। तो ग्रुप वाला पहले चेक करते हैं कि इसके ग्रुप में कौन कौन आता है। इससे ऊपर कौन आता है, वैसे बरेलियम आता है, इसके नीचे कौन आता है, कैल्शियम आता है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कोई है, इन दोनों में से क्या कोई है, ये देख लो एक बार। हाँ बरेलियम है, तो बस यही हो जाएगा बरेलियम। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है, सेम ग्रुप में है, ये दोनों सेम ग्रुप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बरेलियम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देखो एक बार चेक कर लो अच्छे से। हो गया बस, ठीक है। तो बस यही था, ये छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज्यादा बड़ा था नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और बहुत आराम से समझ आ जाएगा। मतलब इतना इजी चैप्टर मैं क्या बताऊं, मतलब इस चैप्टर को तो मुझे खुद नहीं समझ आता कि बच्चे इससे डरते क्यों हैं। इतना सिंपल सा चैप्टर था, हमने इतनी सारी चीजें की, जैसे कि आप देखो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। हाँ मेन चीज जो है इस चैप्टर की, जो हाईलाइट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इसमें ग्रुप और पीरियड के क्वेश्चन आते रहेंगे, ये याद कर लेना। मतलब पीरियोडिक टेबल पूरी याद नहीं करनी है आपको, जितनी बताई है उतनी याद कर लेना, उतने तो एलिमेंट याद कर लोगे। और जो तरीका मैंने निमोनिक्स बताया, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ पीछे का,
ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद रखना है, समझ लो, याद रखना ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ये याद रखोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ जाओ, नहीं समझ रहे तो समझ जाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे चीजें आपको आनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया हो गया काम खत्म। मैंने पहले ही कहा था कॉपी पेन लेके बैठे हो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। नहीं पढ़ते हो तो फिर वो आपकी गलती है। इसके अलावा सारे जो हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स देखे, ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये शॉर्ट ट्रिक वाला काम भी नहीं है। मतलब हाँ, शॉर्ट रिवीजन है, ऑब्वियसली सारा कुछ नहीं करवाया। रिवीजन करवाया तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं, जिससे कि आप एटलीस्ट एटलीस्ट भी नहीं कहूंगा मैं तो कहूंगा कि अगर आप इसको भी बहुत अच्छे से करके जाओ ना मास्टर, क्योंकि क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वो सारी चीजें हमने उठाई, एग्जाम्पल्स मैंने सारे आपको दिए, कैसे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने, मैंने खुद से क्वेश्चन लिख लिख के एग्जाम्पल आपको कराए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार एग्जाम्पल्स मैंने आपको करके दिखाए, कि मतलब एक दो में तो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन चार में कैसे हो सकता है? चार में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कंफ्यूज हो जाए, है ना? तो सारी चीजें आपको जब करवाई जा रही है, इतना सब कुछ, इतना आप पे टाइम वेस्ट किया जा रहा है, टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप खुद से थोड़ा सा एफर्ट मारो, थोड़ा सा खुद से थोड़ा सा तो करो, देखो आपका फायदा होगा कि नहीं। देख लेना चाहे तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप साइंस में, तो मैं कह रहा हूँ 100 में से 90 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और केमिस्ट्री में तो फुल में से फुल आते हैं बच्चों के। बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया गया है। बस आपको करना क्या है, अपने अंदर विश्वास रखना है और पढ़ाई को हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखो। लाइफ में सबसे पहली चीज जो आती है ना करने के लिए, वो आती है, पहली मैं हेल्थ को मानता हूँ, सबसे पहले तो हेल्थ, उसके बाद आपका कैरियर, ठीक, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। तो वो आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है ना, फाउंडेशन है एक टाइप से। अगर आप 10th क्लास में हो, उसके बाद जब आप 11th में 12th में जाओगे, आप डिसाइड करोगे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ और बिजनेसमैन बनना है, आपके ऊपर है। पर उसके लिए आपको 12th तो पास करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको 10th तो पास करनी पड़ेगी, ये तो पहला कदम है। ऐसा थोड़ी हो सकता है आप 10th पास नहीं करोगे आप 12th में पहुंच जाओगे, आप 12th पास नहीं करोगे आप ग्रेजुएशन ऐसी कर लोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हर चीज एक चीज से लिंक्ड है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपका साइंस का चैप्टर 2 और केमिस्ट्री का एक तरीके से चैप्टर नंबर 1 है। जब तक ये समझ नहीं आएगा आगे का कैसे हो जाएगा, कैसे चलेगा बताओ? या चल सकता है तो बता दो, हम भी सुन लेते हैं। ये कि मेरा ऐसे ही चल जाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, मेरा हो जाएगा। तो ये वाली चीजें नहीं करनी है। लास्ट में मैं बहुत ज्यादा अब कहना नहीं चाहता हूँ, कहने सुनने के लिए बातें खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारा सेशन एंड हो चुका है, और मैं इसको एक अच्छे पॉइंट पे छोड़ना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत देखो बच्चों को, ऐसा ना कि ज्यादा लाड प्यार भी ठीक नहीं होता, थोड़ा ज्यादा पेम्परिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रिक्टली टीचर रहेगा उतना ज्यादा बेटर है बच्चों के लिए भी। और बच्चों का मेनली फ्यूचर ही अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है हमेशा से ही। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन कंप्लीट करना चाहूंगा, मतलब खत्म करना चाहूंगा। और सिर्फ दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करना, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।